16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो पहले देखना जरूरी है। वो आता है ओल्ड स्टाइल से टी और पो। ठीक है, एक नया एलिमेंट और आ गया होगा, आपको पता ही है, आ गया होगा ना, वो है लिवोरियम, लिवरमोरियम। यहाँ भी नाम लिखा होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम, पोलेनियम और लिवरमोरियम। ठीक है, एलवी, ये एलिमेंट हो गए। तो ये लिवरमोरियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 116 होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 का लास्ट एलिमेंट 116 होगा। आसान बात है। तो यहां से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं एक ब्लू पेन भी ले लेता हूँ साथ में। ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस एक लिवरमोरियम का नाम याद रखना, जो पहले आपको शायद याद नहीं था। कौन कहाँ मिलता है? आपको पता ही है, हवा में कितनी सारी ऑक्सीजन है, अर्थ क्रस्ट में कितनी सारी ऑक्सीजन है। अब बोलोगे अर्थ क्रस्ट में कैसी है? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है अर्थ क्रस्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें सब में तो ऑक्सीजन है ना, तो अर्थ क्रस्ट में भी है और एटमॉस्फेयर में भी है। ठीक है, अर्थ पे टोटल बोलेंगे ना अपन कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है अर्थ पे, तो वो ऑक्सीजन ही एलिमेंट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में आधे, ऑलमोस्ट आधा क्या है आपके पास में, ऑलमोस्ट आधा आधा आपके पास में ऑक्सीजन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हवा में 21 करीब 20-21% एयर होता है, ऑक्सीजन होता है। 78% वो था आपका नाइट्रोजन। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा है, जो जिप्सम है। जिप्सम का फॉर्मूला देखोगे तो ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। अब जिप्सम में भी देखो 4 ऑक्सीजन और एक ही 5 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 5 और 1 6 ऑक्सीजन, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में इप्सम, ये सब फॉर्मूले हैं ना, जिप्सम, इप्सम, विप्सम, जो भी हो, ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम में। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए। MgSO4.7H2 को इप्सम बोलते हैं और कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं, और बेरियम सल्फेट को बेराइट बोलते हैं। इनके कॉमन नेम है, याद होना चाहिए। PbS को गैलेना बोलते हैं, ये गैलेना जिंक का ओर होता है। ठीक है, उसके बाद में ZnS को जिंक ब्लेड बोलते हैं। हालांकि इसको अपन मेटलर्जी में पढ़ लेंगे, इन दोनों को, तो कॉपर पायराइड्स वगैरह को। ठीक है, तो आपको बाकी सल्फर किस में होता है, उसमें गार्लिक में होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है, ओनियन में सल्फर होता है, मस्टर्ड में होता है, बालों में, ऊन में, सब में सल्फर होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये नहीं पूछेगा आपसे। तो आप में बस यहाँ इस जितना अंडरलाइन करवाया उतना काम में पढ़ना है। सेलुनियम एंड टेलुरियम फाउंड एज मेटल्स, सेलेनॉइड, सल्फाइड और पोलेनियम अकर्स नेचर एज अ डीके प्रोडक्शन। अब देखो वापस वही बोला, वही बात करेगा। ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड टाइप के हैं, और ये अब ये नीचे ये दोनों रेडियो एक्टिव है, तो ये मेटलॉइड गायब हो गए, ये दोनों मेटल्स हो गए बस। ठीक है, ये मेटल नेचर के होते हैं और ये नॉन मेटल्स थे। उसके बाद में टेलुरियम वगैरह हो गया, और ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा है। इसके बारे में वो पढ़ेगा कि ये जो तो आपका एलवी था, क्या नाम था, लिवरमोरियम। ये लिवरमोरियम क्या है, सिंथेटिक एलिमेंट है, याद रखना। रेडियो एक्टिव है ये, साथ में सिंथेटिक है। एटॉमिक नंबर 116 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी ऑक्सीजन फैमिली का यही होता है, NH2NP4। तो इसका भी यही होगा। तो जितना अंडरलाइन कराया उतना पढ़ लेना बस अभी तक तो। ठीक है, फिर ये आती है ओल्ड स्टाइल से टिपो, और एक वो आ जाएगा लिवरमोरियम। ठीक है, उसके बाद में एटॉमिक नंबर आपको पता है। एटॉमिक नंबर अपन उसका याद करते हैं, नोबल गैस का कितना होता है, 10, 18, 36, 54 और 86 और 118। ऑक्सीजन फैमिली है, तो ऑक्सीजन फैमिली से पहले हेलोजन फैमिली आएगी, बाद में ये आता, तो 2 कम करते रहो इससे, तो ये हो जाएगा 10 से 2 कम किए 8, 18 से 2 कम किए 16, 36 से 34, 54 से 2 कम किए 52, 86 से 2 कम किए 84। हो गया। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक वेट जो है ना, वो किसी का आपको याद नहीं करना है। सल्फर का अपन कल बात कर चुके थे, और बाकी किसी का याद करना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबका NH2NP4 होगा, तो कोई बड़ी बात है नहीं। रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, कोई नहीं पूछेगा। आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, कोई नहीं पूछेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन फैमिली की, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से साइड में लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। लेकिन इसमें कुछ उल्टा लफड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है कि होना ऑर्डर कैसे, ये ओल्ड स्टाइल से टीपो, पॉलिनियम की नहीं लिखेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में स्टडी नहीं करते अपन। लिखो तो भी लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा थोड़ा सा, ओल्ड स्टाइल से टी और पो, ये है, ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन की इन सबसे कम होती है, तो ऑक्सीजन सबसे पीछे आ जाएगा इसमें, ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है। तो ये इनके डेल्टा एच यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी तक यही इंपॉर्टेंट आया था। आईपी में क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, जहाँ एक्सेप्शन होता है ना वहीं पूछते हैं और कोई नहीं पूछेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा ये सब, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछ सकता है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, साइज वगैरह अपन डिस्कस कर चुके, आईपी छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वही बोला है, ठीक है, अपन जो ऑर्डर लिखा वही पूछेगा आपसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो आपको पता है अपन ने वही बात बोलते थे, ओल्ड स्टाइल से टी पो। अब देखो इसमें से कौन कौन, देखो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, तो ये क्या हो गए, नॉन मेटल। बीच में क्या आएगा, मेटलॉइड, तो सेलेनियम एंड टेलोरियम आर मेटलॉइड्स। अरे वाह, इसने दिया भी, इसको भी बोल दिया, ये मेटलॉइड है। ऊपर के दो नॉन मेटल होते हैं, बीच में मेटलॉइड थे, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, लिवरमोरियम, और ये दोनों हो जाएंगे मेटल। हमेशा ऐसा ही होता है, नॉन मेटल मेटल, और नॉन मेटल मेटलॉइड और मेटल, हमेशा यही होता है, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से, बस इतना ही मैंने जो लिखा है वो आप लिख देना और पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अपन क्या बोलते थे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, वो होती थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के, 6, तो 6 के बराबर। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता था, तो कितनी हो जाएगी, -2। अब इसके बीच वाली सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो इसके बीच में +2 भी आएगी, +4 भी आएगी, +6 भी आएगी, सब आएगी, तो ये आपको नहीं पढ़ने, ओके। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट को अपन अलग से पढ़ लेंगे। उसके बाद में हर फैमिली का पहला मेंबर जो होता है वो एनामेलस अलग ही बिहेवियर दिखाता है, रीज़न उसका हमेशा यही होता है, छोटा साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यही है ना, हमेशा यही था, कल भी यही था, हाई छोटा साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये सब कुछ ऐसी फालतू की बकवास, तो ये हमेशा कॉमन था, तो आज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनता है आपको पता है, पानी बनता है H2O, तो हाइड्रेट बनाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। स्टेबल के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। स्टेबल में पहला है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आपको पता है डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, H2O, H2S, H2SC और H2TE। बट वाटर सबसे ज़्यादा रखता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। रीज़न क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नीट में एक बार पूछा हुआ भी है, ओके। उसके बाद में बॉन्ड लेंथ, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटम की साइज बढ़ रही तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कल भी ऑर्डर यही था, कल मतलब नाइट्रोजन फैमिली में भी। बॉन्ड एंगल, वहाँ पे भी यही ऑर्डर था, देखो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड, जो नाइट्रोजन फैमिली में बताया था ना वही रीजन है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। और इन सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इनमें होता है प्योर पी ऑर्बिटल। क्या होता है, प्योर पी ऑर्बिटल होता है, और प्योर पी ऑर्बिटल होता है तो इनका बॉन्ड एंगल होता है अप्रॉक्स 90 डिग्री, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है, बताया था ये बात, ओके। उसके बाद में इनका आपको पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ही होता है K, ठीक है। तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, एटम की साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो छोटे के साथ में बड़ा रह नहीं पाएगा,
रह नहीं पाएगा तो आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, और जो आसानी से हाइड्रोजन देता है वो अच्छा एसिड होता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, एज वेल एज रिड्यूसिंग नेचर भी इसका, रिड्यूसिंग नेचर भी इसका। तो क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, इसमें से थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। कैसे करोगे थर्मल स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप जा रहे थे, साइज बढ़ रहे थे, तो नीचे वाला आसानी से टूट जा रहा था, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम थी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर 2020 में आया है नीट एग्जाम में, 2020 में। ओके, तो H2O सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर H2S, फिर H2SE और फिर H2TE। समझ में आया ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रही है, तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, बड़े के साथ में छोटा नहीं रहेगा, नहीं तो आसानी से टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है इनकी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ने इनको। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ये मतलब क्या बनाएंगे, सल्फर मतलब हेलोजन के साथ में, तो SF6 बनता है, SF4 बनता है, SF2 बनता है, इस टाइप के कोई पूछेगा नहीं आपसे। जितना बताएं डाउन गोला किया वो कर दो, और इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बस इतना पढ़ लेना बहुत है, ठीक है। इनके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये तो अभी यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सी सॉ ज्योमेट्री होता है, ये आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है, हाँ ये देखो हेलोजन के साथ में H2F2 बना, H2Cl2 बना, H2Br2 बना, H2Cl2 बना, ये बना, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना आप। अब ये देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वहाँ तो नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़े, तब क्या ऑर्डर पढ़े थे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये था H2O, फिर H2S, फिर H2Se और फिर H2, ये था। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो आसानी से टूटेगा नीचे वाला, आसानी से टूटेगा, तो आसानी से H+ देगा, आसानी से H+ देगा, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। हो गया ना एक्सप्लेन। यही क्वेश्चन नीट 2020 में आया था। मतलब इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आपको इसका ऑर्डर पता होगा, ऑर्डर पता होगा तो आपको पता लग जाएगा। सल्फर के इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होते हैं, सल्फर किस में मिलता है, ओनियन में मिलता है और गार्लिक में मिलता है, और सल्फर लेड सल्फेट वगैरह में मिलता है, PBS वगैरह में, ठीक है। हो गया आंसर। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो ये क्वेश्चन कर लिया थर्मल स्टेबिलिटी का, डिट्टो यही क्वेश्चन 2020 में आया था, सॉरी ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला 2008 में आया था, बट ये क्वेश्चन डिट्टो, यहाँ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में आया नीट में। आप पेपर उठा के देखो, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको लिखा दिया, ये रहा थर्मल स्टेबिलिटी का। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। क्यों, जो छोटे के साथ, अब देखो ना ये हाइड्रोजन की साइज़ है, तो हाइड्रोजन की साइज़ तो सबके साथ सेम रहेगी, ये हाइड्रोजन है। अब अपन हेलोजन को देखते हैं, तो हेलोजन इसमें ऑक्सीजन इतना था, तो बराबर वाले साथ में रह जाते हैं, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ और ये इतना हो गया। अब बड़े के साथ में छोटा नहीं रहेगा यार, कभी नहीं रहेगा, श्योर नहीं रहेगा, ये शादी टिक ही नहीं सकती, ये दुल्हन भाग जाएगी, हाइड्रोजन छोड़ के भाग जाएगी। मतलब ये ब्लू वाला दुल्हा है और ये ब्लैक वाली दुल्हन है, तो ये दोनों सेम एज के हैं, तो चलो शादी टिक जाएगी। ये थोड़ा बड़ा है फिर भी टिक जाएगा, यहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा, और यहाँ हाइड्रोजन इसको छोड़ करके आसानी से भाग जाएगी किसी और के साथ में, ठीक है। ओके, अब अपन आते हैं अपनी सांस, अपनी सांसों पे आते हैं अपन लोग। सांसें मतलब कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस को कैसे बनाते हैं, KClO3 को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके अलावा लेड, Ag और A, इन ये जो ऑक्साइड होते हैं, इनको कोई भी ऑक्साइड हो, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ईजिली दे देते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं ना, वो एलिमेंट, छापा एलिमेंट ऐसे बोल सकते हो, कॉपर, Ag, Au और मरकरी, ये एलिमेंट छापा एलिमेंट बोलते हैं, हाइड्रोजन से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आसानी से ऑक्सीजन गैस दे देते हैं, ठीक है। पानी को तोड़ोगे तो भी, सॉरी, परऑक्साइड को तोड़ोगे भी तो पानी और ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये कोई मेथड नहीं पूछेगा,
आपसे बस ये KClO3 वाला ही काम में मेथड, आपको ये रिएक्शन ही आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से। ये ऑक्सीजन बनने का मेथड हो गया। और एक ऑक्सीजन अपन कल भी कल मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ करके आए थे कि एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, उसी को आप कंसनट्रेटर से इकट्ठा कर लो और काम में ले लो। चलो, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अब से कोई नहीं पूछेगा कि ये किसका ऑक्सीजन का कलर क्या है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में बहुत नहीं देखी, उसकी कोई गंध भी नहीं होती है, वो सॉलेबल होती है पानी में। अरे हाँ, सॉलेबल तो होती है पानी में, तभी तो पानी के अंदर मछलियाँ वगैरह जिंदी रहती हैं, बिल्कुल सॉलेबल होती हैं, तो आपको पता है ये तो पहले ही। ऑक्सीजन के आइसोटॉप होते हैं O16 और O17। तो ये कोई प्रॉपर्टीज़ मतलब पूछने लायक है ही नहीं ना, आप खुद जानते हो। ऐसा प्रॉपर्टी क्यों ही पूछेगा जो हर किसी को पता होगा, ठीक है। तो ये कोई पूछेगा नहीं, इसको मतलब नहीं पढ़ने का, फालतू का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। चलिए, कोई भी मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी, ऑक्साइड ही बनाएगी ना, तो ये भी कोई नहीं पूछेगा आपसे। ओके, हाँ, ऑक्सीजन के यूज़ क्या क्या होते हैं देखते, चलिए एक बार देखते हैं। जो आपको कट कर दिया ना, कट कर दिया मतलब कर दिया, नहीं पूछेगा मतलब नहीं पूछेगा, आपको जितना बोल रहा हूँ ना उतना ही बोलना है। चलो, इसमें से एक चीज़ आपको बता, ये कट कर देते हैं, ये वाला लाइन मैं ढूंढ रहा था, इसी लाइन को ढूंढ रहा था मैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन ये बोलती है कि आपने कल नाइट्रोजन को बोला था कि नाइट्रोजन गैस जो होती है ना वो रिएक्टिव नहीं होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना BDE, वो 941 थी किलो जूल पर मोल। और ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड होता है, तो आसानी से इसको तोड़ नहीं सकते, तो इसकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन से तो कम ही होगी, लेकिन फिर भी 493 अप्रॉक्स 500 है। वो अप्रॉक्स कितनी थी, 1000, और ये कितनी है, ठीक है, 500। ओके, तो ये याद रखो तो रख लेना, जो मैं पेन से लिख रहा हूँ वो तो आपको बिना अंडरलाइन पे याद रखना है। देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में काम आता है, ये कोई नहीं पूछेगा। ऑक्सीजन आपको सांस लेने में काम में लेते हो, कोई नहीं पूछेगा। ऑक्सीजन आप वहाँ जाते हो क्या, पानी के अंदर उतरते हो तो पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हो, आप अंतरिक्ष में जाते हो तो पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हो, तो ये कोई पूछेगा थोड़ी यार, ये ऐसा पढ़ करके तो टाइम ही खराब करना है ना। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कौन सी मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसको जो होती है ना उसको बोलते हैं नोबल मेटल्स। उसमें आता है, एक तो आता है आपका AU और एक आता है PT, मतलब सोना और प्लेटिनम। ये दो मेटल्स होती है जो ना तो HNO3 से रिएक्ट करती, किसी से भी नहीं रिएक्ट करती, इसके लिए अपन को एक्वा रेजिया बनाना पड़ता है, तो PT यहाँ रिएक्ट नहीं करेगा। इन दोनों के नाम लिख दो आप, ये दो मेटल्स जो होती हैं वो नहीं रिएक्शन करती। ये रिएक्शन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन को छोड़ दो फालतू का। अब देखो, सीधी सी बात है, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा, और इसमें क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा Al2O3, पर पूछेगा नहीं कोई आपसे। अगला आता है सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड फलाना ढिमकाना, ये सब कोई नहीं पूछेगा। इनके बारे में मैं बता दूं आपको, क्या पूछेगा, एसिडिक ऑक्साइड कौन से होंगे, जो मैं पहले भी बहुत बार क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे ना, वो सारे के सारे एसिडिक होंगे। बेसिक ऑक्साइड कौन से होंगे, ये क्वेश्चन तो आता है। तो मेटल के ऑक्साइड जो भी होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होंगे, तो न्यूट्रल होते हैं CO, NO, N2O, और अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो पानी को भी ले लेना, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं सुनो, जनाबे, अली, बेकार, गए, सब, पंजाबी, ऐसे इन सब के ऑक्साइड जो भी होंगे ना, वो क्या होंगे, आपके एम्फोटेरिक होंगे। बाकी ये D ब्लॉक के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन D ब्लॉक के ऑक्साइड की बात अपन D ब्लॉक में ही कर लेंगे, तो वहाँ ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2000 मतलब आया हुआ है, अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब कर रहे थे ना, तो उसमें भी काम में लिया था। तो ये रिएक्शन आप देख लेना एक बार, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करता है तो H2O लिगेंड आता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और यहाँ आता था ये होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, आपको याद हो तो बस जितना बोला है उतना ही करो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से। ये न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम लिख रखे हैं, वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं अलग से ही, ठीक है। तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इतना ही पढ़ना है आपको यहाँ से, बाकी नहीं पढ़ना है, ओके। NCERT से आपने लेके बैठो। ओजोन के बारे में आप क्या क्या समझते हो, हाँ, ओजोन की बहुत
स्ट्रेटोस्फीयर में हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन होती है, ट्रोपोस्फीयर में बैड ओजोन होती है, ओजोन अल्ट्रावायलेट लाइन रेडियस को आने से रोकती हैं, ये सब वो सब है ना। स्ट्रेटोस्फीयर की जो अपने से यहाँ से ऊंचाई होती है ना वो 20 मीटर होती है, 20 किलोमीटर होती है, 20 मीटर नहीं, 20 मीटर तो अभी जस्ट रूम के ऊपर हो जाएगा मेरे, ठीक है। तो और ये अल्ट्रावायलेट रेड सीरीज बता देती है। तो इन सब से कुछ नहीं मतलब है, बस ट्रोपोस्फीयर कितना दूर है, स्ट्रेटोस्फीयर वो पता लग। बनती कैसे हैं? O2 जो होता है ना, O2 से ही O3 बनाते हैं। अब मुझे बताओ O2 स्टेबल है या O3 स्टेबल है? O2 स्टेबल है, बिल्कुल O2 स्टेबल है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? ये रिएक्शन O3 बनना ही नहीं चाहेगी, तो अपने को एनर्जी दे करके बनानी पड़ेगी। तो ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। समझ में आ गया ना एंडोथर्मिक क्यों है? मैंने एक्सप्लेन कर लिया ना कि O3 क्या है, लेस स्टेबल है। स्टेबल से पहले अपने पास में O2 था, O2 से O3 बना रहे हैं, स्टेबल से नॉन स्टेबल बना रहे हैं, मतलब कम स्टेबल बना रहे हैं। तो क्या होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी ना। कोई स्टेबल है वो टूटेगा थोड़ी बिना एनर्जी दिए, तो एनर्जी दे दोगे। एनर्जी जिस प्रोसेस को देते हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और एनर्जी बाहर निकलती तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन में भी ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए। अपन खूब सारी कोशिश करेंगे ना, तो अगर 100 लीटर ऑक्सीजन लेंगे ना तो उसका 10 लीटर ही उसमें कन्वर्ट हो पाएगा, मतलब इसका इफिशियंसी कितना है? 10% है। और ये एक स्पेशल मशीन से बनाते हैं जिसको बोलते हैं ओजोनाइटर। क्या बोलते हैं? ओजोनाइटर। ये कोई लिखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, ओजोन जो होती है ना वो सॉलिड फॉर्म में भी रहती है, लिक्विड फॉर्म में भी रहती है और गैस में भी रहती है। जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगी तो क्या कैसा रहेगी? वॉयलेट ब्लैक सॉलिड रहेगी, वॉयलेट ब्लैक। जब ये लिक्विड में रहेगी तो ब्लू लिक्विड रहेगा, और गैस में रहेगी तो पीला पीला ब्लू होगा, पेल ब्लू बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पेल ब्लू कैसा होगा मैं बताता हूँ आपको। ये ब्लू ले लेते हैं, इसके ऊपर में पीला कलर ले लेते हैं, ये पेल ब्लू है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद में O3 होता है ना, O3 पड़ा पड़ा टूट जाता है O2 और O में। यह मॉलिक्यूल एक था, यहाँ मॉलिक्यूल 2 है। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हुई? इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? एंट्रोपी इंक्रीज हुई, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किसमें? O3 के टूटने में, ओके। उसके बाद में हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया फिर से। देखो पहली बात है, दो चीज़ें हैं यहाँ इंपॉर्टेंट। पहली बात है, अपने घरों में कोई पुराने फ़ोटो होंगे, परदादा के, दादा के, जो बहुत पुराने, आज से 100-150 साल पुराने। वो फ़ोटो क्या होते हैं? फ़ोटो पहले वो फ़ोटो की रील से बने होते थे, और वो होती थी लेड की। किसकी बनी होती थी? मतलब आपने फ़ोटो वगैरह देखे होंगे ना, तो लेड उसमें यूज़ होता था पुराने फ़ोटो में। अब तो सीधी सी बात है, प्रिंट निकलता है सीधा, उसमें कलर यूज़ होते हैं, अपन भी देखते हैं प्रिंटर में, ठीक है। लेकिन पहले रील बनती थी, उसको धोया जाता था, तो वो लेड के होते थे। और धीरे धीरे ये लेड क्या करता है, किसी का फोटो है तो क्या होता है, इन्वायरमेंट की सल्फर से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो लेड सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और लेड सल्फाइड होता है ब्लैक कलर का। तो फोटो क्या हो गया? PBS, मतलब कि फ़ोटो कैसा हो गया? ब्लैक हो गया, गंदा हो गया, ठीक है। इसको गंदा बोल दूँ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, गंदा कलर। अब इसकी रिएक्शन O3 से करवाते हैं। उस फोटो को आप ओजोन में धो दीजिए, तो ये जो लेड सल्फेट था ना, वो ओजोन से धोने के बाद में वो लेड सल्फेट, लेड सल्फाइड था ये PBS, ठीक है। और अब ये बन गया है लेड सल्फेट, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, और साथ में O2 गैस रिलीज हो गई। इसका कलर होता है एकदम साफ सुथरा, ठीक है। तो फोटो कैसा हो गया? पहले काला काला पड़ा हुआ था, खराब था, अब वो चमकने लग गया फोटो। तो ये रिएक्शन आपको फोटो चमकाने वाली रिएक्शन है। समझ में आई बात? याद भी रह जाएगी आपको। इनके लेड सल्फेट और लेड सल्फाइड के कलर भी याद होने चाहिए, ओके। उसके बाद में भाई आयोडीन का आयोडीन क्या, इसका एस्टिमेशन भी किया जाता है कि कितना O3 है अपने पास में, इन्वायरमेंट में कितना O3 है। कोई बोलते हैं ना इतना ओजोन का लॉस हो गया, ये वो फलाना, ये सब है ना, तो इसका एस्टिमेशन करते हैं, ओके। हाँ, मतलब अपने को ये रिएक्शन दी हुई ना नीचे वाली, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और इसी की बात कर रहा हूँ मैं सॉरी। वो क्या करते हैं? एस्टिमेशन, ठीक है। मैं अलग से लिखता हूँ एस्टिमेशन। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी सारी स्पेलिंग गलत होती है, आप ढूंढना ही मत। मेरी स्पेलिंग सही होती इज़ और नॉट की, बस ये स्पेलिंग मैं सही लिख देता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है।
तो एस्टिमेशन कैसे करते हैं ओजोन का, तो आपने क्या किया, ओजोन का डायरेक्ट एस्टिमेशन अपन नहीं कर सकते, वहाँ जाके मेजर थोड़ी करके आएंगे। तो ओजोन को एस्टिमेट करने के लिए पहले आयोडीन की ओजोन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जैसे KI की करवा दी कोई भी आयोडीन की O3 के साथ में, तो यहाँ पे गैस रिलीज हो जाती है I2। ये गैस जो I2 रिलीज हुई है ना, इस I2 गैस की रिएक्शन करवाते हैं अपन लोग किसके साथ में, सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। किसके साथ में, नाम लिख देता हूँ बहुत बाद, इस फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, ठीक है। किसके साथ में रिएक्शन करवाई, एक मिनट ना, मैं गेट ऑफ मतलब खिड़की खोल देता हूँ ताकि हवा आने लगे थोड़ी सी। तो अपन ने क्या किया था अभी तक कि ओजोन का एस्टिमेशन कर रहे थे कि ओजोन है कितनी इन्वायरमेंट में, या फिर कहीं पे भी अपने को ओजोन देखनी है तो ओजोन कितनी है, वो पता लगाने के लिए अपन ने क्या किया था कि सीधा अपन लोग गए उसके पास में, और ओजोन के पास में, और ओजोन की रिएक्शन करवा दी अपन ने आयोडीन के साथ में, ठीक है। तो आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाई तो I2 गैस रिलीज हुई। इस I2 गैस को अपन ने सोडियम थायोसल्फाइड, NCERT में इसका नाम दे रखा है, देखिए ये रहा सोडियम थायोसल्फाइड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, मतलब कि इसकी अपने को N1 पता होता है, कितना कंसनट्रेशन है, कितना इसका वॉल्यूम पता है, वो पता है। आयोडीन निकल गया, उसका वॉल्यूम भी पता है, तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 ऐसे कुछ करके अपन को न्यूमेरिकल में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल, हम ना ही कोई मतलब नहीं, पर ऐसे एस्टिमेशन करते हैं। तो सोडियम थायोसल्फाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करते हैं। सोडियम थायोसल्फाइड का फॉर्मूला याद रख लो आप, अगर पर रख पाओ तो वरना नाम तो याद रखना ही रखना है, NCERT में H2O3.5H2, इससे रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NaI प्लस Na2S4O6, ये बनेगा। और इससे अपन लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ कितनी ओजोन है। ओके, उसके बाद में एक रिएक्शन और दी है, नाइट्रोजन NO के साथ में रिएक्शन करके ये NO2 देती है। ओके, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं पूछना, जितना बताया मैंने आपको उतना पढ़ना है, ये पढ़ना सब, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना यहाँ से लेके यहाँ तक, जो अंडरलाइन कराए ना वो तो पढ़ना ही है बेट, ये ठीक है। समझ में आ गया ना, एस्टिमेशन समझ में आ गया आपको, और ये पुराना फोटो चमकाना भी समझ में आ गया। उसके बाद में अगला इसका यूज़ दिया हुआ है, इट यूज जर्मीसाइड। आपने देखा होगा ना कि बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए जो वाटर का ट्रीटमेंट कर, ये स्ट्रक्चर मैं कैसे भूल पाता हूँ यार, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा है, 1 पाई और 2 सिग्मा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल भी याद रख लेना, 170 डिग्री, और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है इसकी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और O3 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो O3 अपने आप टूटती है तो किस में कन्वर्ट होती है, O2 में, प्लस इसके साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन होती है, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। देखो बीच वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। हाउ एस्टिमेटेड क्वांटिटी, O3 का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो मैंने ये आपको O3 का एस्टिमेशन सिखा दिया, पूरा दिखा दिया, उसी को आप वहाँ NCERT में क्वेश्चन के आंसर में लिख दो, यहाँ पे खाली जगह आपके NCERT में भी हैं। उसके बाद में सल्फर के एलोट्रॉप्स। सल्फर के एलोट्रॉप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सल्फर के एलोट्रॉप की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। S8 जो होता है ना, वो कैसे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है रिंग के फॉर्म में, और रिंग के फॉर्म में या क्राउन के फॉर्म में। और S6 जो होता है वो चेयर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। S8 होता है, S6 होता है, और S2 भी होता है। S2 सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज में रहता है, ठीक है, पहली बात तो ये। और जैसा S2 होता है ना, जैसा O2 होता है ना, वैसा ही S2 होता है, जैसा S2 वैसा O2, ऐसे याद रख दो। तो O2 कैसा था, पैरामैग्नेटिक था, तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों पैरामैग्नेटिक था O2, क्योंकि इसके पाई स्टार पाई 2px और पाई 2py में, पाई 2px में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, और एक ही इलेक्ट्रॉन था पाई 2py में, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। कितने, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक था। और वैसा का वैसा क्वेश्चन यही है, जैसा O2 होता है वैसा S2 होता है। तो S2 भी मॉलिक्यूल कैसा होता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, कहाँ होते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो ये भी पैरामैग्नेटिक होता है O2 की तरह। तो जैसा O2 वैसा S2, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा हुआ है,
आप भले ही एग्जाम के PYQ वाले ये ना, हालांकि इसको केमिकल बॉन्डिंग में दे रखा है एलन के मॉड्यूल में, पर देख लो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसा O2 वैसा S2। इनके बारे में एक बार रीडिंग लगाओ तो फास्ट रीडिंग लगा सकते हो आप, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, बट कोई ज़रूरी नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई पूछेगा यहाँ से। ठीक है, मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप छोड़ो, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ो, मैं तो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, क्योंकि आता ही नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2। SO2 को कैसे बनाओगे? सल्फर लो, उसको रिएक्शन करवा दो, SO3 वगैरह। तो और ये तो आपको पता है, जब अपन मेटलर्जी पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत जगह SO2 गैस रिलीज होती है, तो ये कोई नहीं पूछेगा आपको कैसे बन रहा है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस होती है, स्मेल होती है थोड़ी सी इसकी, और उसके बाद में बस ये 2 रिएक्शन पढ़ो तो पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी देखो, इसकी सारी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही होती है, बस ये बात याद रख दो, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है वैसे इसका भी रिएक्शन करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड O3 का एक मैं प्रॉपर्टी आपको बताना भूल गया था, चलो ब्लीचिंग एजेंट होता है, मैं आपको ब्लीचिंग एजेंट सब बता दूंगा। अभी जितने भी ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं ना, सबको एक साथ ही बता दूंगा मैं आपको। शायद मैंने O3 में ब्लीचिंग एजेंट नहीं बताया, ये भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। ठीक है, और ये V2O5 वाली रिएक्शन आगे आ जाएगी, इसलिए यहाँ करने की जरूरत नहीं है, और ये भी करने की जरूरत नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर्स O3 की जैसी है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन में जैसा सल्फर होता है वैसा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यहाँ O था, यहाँ S है, बस इतना ही फ़र्क है। और SO2 एंगुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख भी रहा होगा आपको ये डायग्राम, और एंगुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में SO2 को कहाँ यूज़ करते हैं? शुगर और पेट्रोलियम में। सल्फर मतलब शुगर वगैरह को प्योर करते हैं ना, तब SO2 काम आती है, क्योंकि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है ये। ठीक है, तो ये यूज़ आपको पढ़ना है एक बार, बड़ी बात नहीं है। हाँ, ब्लीचिंग एजेंट आया तो ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी का कलर उड़ाना। ठीक है, तो ब्लीचिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, जितना आपको ब्लीचिंग के बारे में पढ़ना है बता देता हूँ मैं आपको। ब्लीचिंग एजेंट में 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीचिंग करते हैं, ऑक्सीडेशन करके ब्लीचिंग करते हैं, और एक रिडक्शन करके ब्लीचिंग करते हैं। ऑक्सीडेशन करके ब्लीचिंग सिर्फ और सिर्फ O3 करता है, और ये ऑक्सीडेशन वाला हमेशा स्टेबल ब्लीचिंग होता है, मतलब एक बार कलर उड़ा दिया तो दोबारा कलर नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, एक बार कलर उड़ गया तो दोबारा कलर आ जाएगा। O3 होता है, H2O2 होता है, और Cl2 होता है। O3 होता है ना, वो ड्राई होता है। ठीक है, और रिडक्शन में सिर्फ और सिर्फ आता है SO2, और एक आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला उसको इसी में लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को, BP मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आएगा अपन जब पढ़ेंगे ना हेलोजन फैमिली, तब तो याद रख लो ये, बस ब्लीचिंग के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, सल्फर को Fe के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा? Fe+3 के साथ में, ये रहा, देखो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आयरन को रिड्यूस कर देगी, बस बात खत्म। तो ये क्वेश्चन, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन में आ गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो Fe+3 में होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो इसको रिड्यूस करके Fe+2 में भेज देगी, बस। ठीक है, SO2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, ये दोनों बॉन्ड बराबर हैं, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। कहीं पर भी SO2 है कैसे पता लगाओगे, मतलब कहीं कमरे में SO2 है तो आप कैसे पता लगाओगे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका भी आंसर यही रिएक्शन है। आंसर क्या लिखेंगे? अगर कहीं पर या यदि कहीं पर SO2 है तो वहाँ KMnO4 ले जाके छिड़क दो। रात को कौन कॉल कर रहा है? 2 बजे, छिड़क दो।